नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। शुरुआत करेंगे यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर तमाम दलों के नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आज एक बार फिर लखनऊ में कई विपक्षी दलों के नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया। कभी मायावती के चुनाव प्रभारी रहे और सहारनपुर से बसपा के 3 बार के विधायक रहे जगपाल सिंह भाजपा में शामिल हो गए। बलिया के बेलथरा सीट से 2012 में बसपा के प्रत्याशी रहे छट्टू राम ने भाजपा का दामन थाम लिया। वहीं बलिया में नगर पालिका परिषद के चेयरमैन अजय कुमार भी भाजपा में शामिल हो गए। महाराजगंज की नवनीता पटेल जो समाज सेवी हैं भाजपा में शामिल हुई। बस्ती में सपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख राणा दिनेश प्रताप ने भाजपा का दामन थाम लिया। देवरिया में सपा नेता अमरीश कुमार सिंह भी भाजपा में शामिल हो गए। मऊ के पूर्व अधिकारी आरबी निषाद भी भाजपा में शामिल हुए। हमारे साथ में इस समय भाजपा की ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं। सर, लगातार विपक्षी दलों में सेंधमारी चल रही है, तो इस सिलसिला अभी आगे और कहाँ तक, और नाम कब तक सामने आएंगे? निश्चित तौर पर जो लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने की इच्छा रख रहे हैं, सामान्यतः उनका कोई आपराधिक इतिहास ना हो, ये ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी उनके नामों पर विचार कर रही है। और ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि वो लोग पार्टी के लिए पोषक हों, शोषक ना बने, इस दृष्टि से भी ध्यान में रख कर ज्वाइनिंग की जा रही है। और अभी तो सूची बहुत लंबी है, प्रक्रिया चल रही है, अभी प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है। 100 लोगों की एक सूची पहले तैयार हुई, लगभग 35 ज्वाइनिंग हो चुकी, बाकी 65 ज्वाइनिंग कब तक? वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। इसके लिए तो हमारे साथ में लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, जिन्होंने कहा कि अगर बात करें ज्वाइनिंग की तो आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा, तमाम पत्ते अभी और खुलने बाकी हैं। वो साफ कहते हैं कि चुनाव है, सभी राजनीतिक दल तैयारी करते हैं और भाजपा किसी गफलत में नहीं रहती। वो हमेशा सामने वाले दलों को भी एक चुनौती के रूप में देखते हुए अपनी तैयारी करती है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। आज एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे दलों में सेंधमारी की है और तमाम दलों के जो नेता हैं उनको भाजपा में ज्वाइनिंग कराई गई। हमारे साथ में इस समय पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मौजूद हैं दया शंकर सिंह जी से उनसे बात करते हैं, क्योंकि वो ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य भी हैं और अहम भूमिका निभा रहे हैं इन सारी ज्वाइनिंग्स में। दया जी काफ़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं दूसरे दलों की सेंधमारी में। आगे कब तक ये सिलसिला चलेगा और कितने नाम जो सामने आने बाकी हैं? देखिए, अभी तो हम लोगों ने 100 की सूची आपसे मैं पहले दिन ही कहा था कि अभी 100 की सूची दिया हूँ, उसमें से अभी केवल 35 ही हो पाए हैं। अभी 65 बचे हैं अध्यक्ष जी की सूची में, 65 लोग बचे हुए हैं। उसके बाद केवल यहाँ पर लखनऊ में ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, हमारे क्षेत्रीय स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं क्षेत्रीय स्तर के, वहाँ ज्वाइनिंग हो रही है। हमारे जिलों में भी ज्वाइनिंग हो रही है, जो जिले स्तर के हमारे मंडल स्तर के कार्यकर्ता हैं उनको वहाँ ज्वाइनिंग हो रही है। और बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, जो पार्टी की अनुमति होगी, जिस दिन पार्टी के हमारे नेतृत्व कहेगा कि इनको ले आइए और इनको ज्वाइनिंग आज कराना है, तो सभी सूचियाँ हमारे नेतृत्व के पास है। बड़े बड़े नाम हैं और वो केवल इसलिए आ रहे हैं कि उनको आज लगता है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा। वहीं लखनऊ में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक जारी है। यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और राधा मोहन सिंह इस बैठक में शामिल हैं। महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी बैठक में शामिल हैं। दोनों डिप्टी सीएम भी बैठक में मौजूद हैं। बैठक में 2022 के चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। तो आपको बता दें कि लगातार बीजेपी रणनीति पर मंथन कर रही है। एक तरफ जहां अपना कुनबा बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आगे की रणनीति भी तैयार की जा रही है। कौन कौन इस बैठक में शामिल हैं? यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, संगठन महामंत्री सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा स्वतंत्र देव सिंह इस बैठक में शामिल हैं। ये जो बड़ी बैठक चल रही है, इसमें ये बड़े नाम शामिल हैं जो आगे की रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा भी इस बैठक का हिस्सा हैं, इस बैठक में शामिल हैं। आपको बताएं, इससे पहले बैठक में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब गरीबों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। सीएम योगी ने कहा कि सरकार ने महिलाओं के लिए सुरक्षा का माहौल दिया है। पहले प्रदेश में माफिया तबाही मचा रहे थे, अब प्रदेश में कानून का राज है। अब प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज का लक्ष्य रखा गया है। 2017 से पहले यूपी चुनाव विकास से वंचित था। भाजपा सरकार आते ही सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखकर बिना भेदभाव के काम किया गया। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति किस हाल में किस रूप में बदहाल थी। करोड़ के अभाव के पहले दंगे होते थे,
जब मर्जी आती थी पूरी व्यवस्था को बंधक बना करके टंगाई रखते थे और सत्ता का संरक्षण नहीं प्राप्त होता था। पेशेवर अपराधी और माफिया किस हद तक जाकर के प्रदेश में तबाही मचाए थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था एक नजीर बनी हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 1947 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में 1.5 एक्सप्रेसवे बन पाए थे और वर्तमान में 6 एक्सप्रेसवे के साथ उत्तर प्रदेश का 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर मेट्रो का काम 2 सिटी में चल रहा था। आज 4 सिटी में मेट्रो सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। कानपुर में भी अगले महीने प्रधानमंत्री जी के करतौलों से मेट्रो का संचालन होने जा रहा है। आगरा में युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। उत्तर प्रदेश की सत्ता में बरकरार रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर फोकस कर दिया है। भाजपा के शीर्ष संगठन के साथ ही उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन भी बेहद गंभीर है। विधानसभा चुनाव के लिए राज्य स्तर पर 6 यात्राएं लेकर यूपी की जनता के बीच जाएगी। इसमें भी प्रदेश के विकास कार्यों के साथ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को शीर्ष वरीयता पर रखकर लोगों को सरकार के कामों से अवगत कराया जाएगा। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ और पार्टी के विधानसभा चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में भाजपा कार्यालय में चुनाव संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रदेश की 26 करोड़ की आबादी तक पहुंचने के लिए 6 क्षेत्रों से यात्रा निकालने पर सहमति बनी है। बूथ स्तर तक पे गठित कार्यकर्ताओं की एक कैडर बेस्ड पार्टी है और जो सरकार ने सकारात्मक कार्य किए हैं और जो जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ के जो विकासवाद की अवधारणा केंद्र और प्रदेश के एक बेहतर समन्वय के साथ में आगे चली है, वो जनता तक उसकी पहुंच बने। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे यहाँ चुनाव की दृष्टि से जो प्रभारी हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी सबने मिलकर तय किया है कि ये जो हमारे 6 जो क्षेत्र बांटे हैं संगठन की दृष्टि से, उन 6 क्षेत्रों में हमारी यात्राएं निकलेंगी और इतना तय है कि हम 6 यात्राओं के माध्यम से अपनी जो बात जनता तक और करीबी से पहुंचाने के लिए हम जाएंगे। बसपा प्रमुख मायावती ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि ओबीसी समाज की अलग से जातिगत जनगणना कराने की मांग पर केंद्र सरकार अमल करे। बसपा प्रमुख ने कहा कि राज्यसभा के 12 सांसदों का निलंबन निरस्त होना चाहिए। आगामी विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने का भी ऐलान मायावती ने किया। साथ ही यूपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यूपी सरकार में धार्मिक अल्पसंख्यक का उत्पीड़न हो रहा है। ओबीसी समाज की केंद्र की सरकार से जो इनकी अलग से जातिगत जनगणना कराने की मांग चल रही है, जिससे बीएसपी पूरे तौर से सहमत है, उसे भी अब केंद्र सरकार द्वारा जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर नज़रअंदाज किया जा रहा है। राज्यसभा के जो 12 सांसदों को जो निलंबित किया गया है, तो ये पिछले सत्र में किया गया था, ये अब शीतकालीन सत्र चल रहा है। तो मैं तो ये समझती हूँ कि सरकार को इतना कड़ा रुख नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि उनके साथ बातचीत करके इस मामले को ख़त्म करना चाहिए ताकि राज्यसभा सुचारू रूप से चल सके। यूपी में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न वाले मायावती के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, क्योंकि हमारा नारा ही सबका साथ सबका विकास है। बीजेपी ने एक न्याय किया है। पहली बार किसी ने आज तक मुस्लिम बंधुओं के की आर्थिक उन्नति के बारे में नहीं सोचा। बीजेपी ने जितनी भी योजनाएं लाए हैं, चाहे गैस का कनेक्शन हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौचालय का निर्माण हो, चाहे सम्मान राशि हो, चाहे 1000 रुपए गरीब लोगों को देने का बात रहा हो, चाहे हर घर नल की योजना रही हो, चाहे डीएपी खाद की सब्सिडी का रहा हो, कितनी भी योजनाएं अगर मैं गिनाने लगूं तो सारी योजनाओं में सबको समान प्रतिनिधित्व मिला है। ये मेरा, ये तेरा, ये इस धर्म का, वो उस धर्म का, इस आधार पर बीजेपी सरकार ने ना कभी काम किया है, न हमारे एजेंडे में है। हमारा एजेंडा एकमात्र है, सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, इस जानकारी इस बात की बता दीजिएगा बहन जी को कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। सबका साथ सबका विकास का संकल्प है, उसे जमीन पर उतार करके दिखा देने का काम किया।
और देखिए, पेपर लीक कांड से जुड़ी एक और गिरफ्तारी हुई है। एक बड़ी खबर आपको बताएं, बागपत के बड़ौद से आरोपी राहुल चौधरी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपी राहुल चौधरी को यूपी एसटीएफ ने दबोचा है। मोबाइल फोन से दूसरी पाली का पेपर भी मिला है। पहले भी कई पेपर लीक कर चुका है आरोपी राहुल चौधरी। तो आपको बताते हैं, एक और गिरफ्तारी हुई है और इस मामले में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया, जिसके बाद अब सख्त कार्रवाई इस पूरे मामले में की जा रही है। बागपत के बड़ौद से आरोपी राहुल चौधरी को गिरफ्तार किया गया है और उसके मोबाइल फोन से दूसरी पाली का भी पेपर बरामद किया गया है। यूपी एसटीएफ ने धर दबोचा है आरोपी राहुल चौधरी को और इससे पहले भी आरोपी राहुल चौधरी कई पेपर लीक करा चुका है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है। तो लगातार पेपर लीक मामले में जो कार्रवाई है यूपी एसटीएफ कर रही है और एक के बाद एक आरोपियों की धरपकड़ भी लगातार जारी है। अब बागपत के बड़ौद से आरोपी को पकड़ा गया है। वहीं उत्तराखंड से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आज की यह है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का ऐलान सरकार की तरफ से कर दिया गया है। सीएम धामी ने देवस्थानम बोर्ड भंग करने का ऐलान कर दिया, यानी कि देवस्थानम बोर्ड अब भंग हो जाएगा, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा। उन्होंने कहा कि हमने तीर्थ पुरोहितों और पंडों से बात की। तीर्थ पुरोहित कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग लगातार तीर्थ पुरोहित कर रहे थे। उत्तराखंड के शीतकालीन सत्र में एक्ट को भी कैंसिल किया जा सकता है। तो देखिए, देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार मुश्किलें बीजेपी की बढ़ रही थी, क्योंकि तीर्थ पुरोहित लामबंद होकर पुरजोर विरोध कर रहे थे। लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और सरकार को चेतावनी दी जा रही थी और देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के लिए लगातार प्रदेश की सरकार और केंद्रीय आलाकमान भी मंथन कर रहा था और अब एबीपी गंगा की खबर पर मुहर लग गई है। देवस्थानम बोर्ड भंग हो गया है। देखिए, पिछले दिनों देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों ने, तीर्थ पुरोहितों ने, हकूकधारियों ने और जो पंडा समाज के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमने सभी से बात करी है, सभी के सुझाव आए हैं, सभी के विचार आए हैं। और इसके साथ साथ मनोहर कांत ध्यानी जी ने जो हमने उनके स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट हमको दे दी है। हमने सारे विचारों पर, सारे पहलुओं पर सारा विचार करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं और आगे चलकर हम सभी से बात करके जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उस पर जो है आगे हम कार्रवाई करेंगे। तो सभी से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर कैसा सियासी माहौल है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, ये समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर क्या चल रहा है। अब हम आपको लेकर चलते हैं गोंडा के संवाददाता कृष्णा कुमार के पास, जो सीधे आम लोगों से करेंगे बात और पूछेंगे कि 2022 चुनाव से पहले उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्या चुनावी चर्चा हो रही है, इस सब बातों को चर्चा के लेकर हम पहुंचे हैं एलबीएस चौराहे के सियाराम की चाय की दुकान पर। यहाँ पर सुबह से ही शाम तक जो चाय पीने वाले हैं वहाँ पर आते हैं, यहीं से चुनावी चर्चा भी होती है। हमारे साथ बहुत लोग यहाँ पर मौजूद हैं, से पूछेंगे कि आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है। भैया, आपका क्या नाम है? संजय तिवारी नाम। आप बताइए कि जो है 22 का विधानसभा चुनाव है, आपके मन में क्या चल रहा है, किस पार्टी जीतेगी, क्या मुद्दे रहेंगे? 2022 का चुनाव विकास और युवाओं को रोजगार देने का मुद्दा प्रमुख रहेगा और पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की आप सीधे लड़ाई दिख रही है और जो चुनाव में जो अच्छा युवाओं पर फोकस जिसका रहेगा वही चुनाव जीतेगा। मेरे साथ और लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सिंह। बताइए कि 2022 चुनाव में कौन सी पार्टी जीत करेगी? इस बार बीजेपी जीतेगी, पूर्ण बहुमत से आएगी। बाबा जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है और आगे भी रहेगा। लोग कहते हैं कि महंगाई है, तो महंगाई क्या कहेंगे आप? महंगाई के साथ साथ हमारी आमदनी भी बढ़ी है। अगर आमदनी बढ़ेगी तो हमारी महंगाई भी बढ़ेगी, इसमें महंगाई का चर्चा का विषय नहीं है। अच्छा, आप बताइए आपका क्या नाम है और किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? मेरा नाम संजय कुमार शुक्ला है और मुद्दा यही है कि
जो है हम लोगों को रोजगारी की समस्या आ रही है, लेकिन रोजगार को क्या देखें, रोजगार तो हमें खुद पैदा करना होगा, क्योंकि इतना रोजगार जो है कोई सरकार दे नहीं सकती है। हमें स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ना है, जैसा कि मोदी जी ने पहल किया था स्वरोजगार की, उसी मुद्दे पे हमें चलना है और आगे बढ़ना है और उसी मुद्दे पे हमें वोट करना है। इस बार आपके मन में क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी सर जीतेगी? तो सर बीजेपी में, लेकिन बीजेपी से कुछ आग्रह करना चाहती हूँ, जैसे स्टूडेंट हैं कुछ, और जैसे शिक्षा है, शिक्षा पे सरकार तो बहुत कार्य कर रही है, लेकिन जो वहाँ से चल के आ रहा है बीच में जो मीडिएटर है उनको भी ध्यान दे। आप यहाँ पे युवा हैं, स्टूडेंट लग रहे हैं, किस मुद्दों पर वोट उस बार होने वाला है, कौन पार्टी जीतेगी? मैं सपोर्ट करूँगा बीजेपी को, इसलिए क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी ने अपने कार्यकाल में वुमेन एम्पावरमेंट में पावर काफ़ी काम किया है, और यूपी में पहले 0 हेल्पलाइन था वुमेन्स के लिए, बट नाउ इस दिस टाइम अराउंड 3000 समथिंग में वुमेन पावर लाइन जो है एम्पावरमेंट लाइन है। चुनाव में कौन सी पार्टी जीत करेगी, बीजेपी, सपा या और कौन पार्टी? नहीं, जीतेगी तो बीजेपी ही, क्योंकि उसने काफ़ी काम किया है, लेकिन कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जो युवाओं के संबंध में भी हुए नहीं हैं। ये बताइए क्या मुद्दा रहेगा इस बार? मुद्दा कोई नहीं है, सिर्फ एक ही मुद्दा है, बीजेपी की सरकार बननी है, पूर्ण बहुमत में बनेगी, कोई मुद्दा नहीं। बीजेपी की और पार्टियाँ क्यों नहीं? और पार्टियाँ कोई इस तरह है नहीं जो इस तरफ चल रहा है, जितना अच्छा माहौल है योगी द्वारा जो है किया गया है। देखिए गोंडा में हमारे जो ये विश्वविद्यालय दिया गया है। तो सभी लोग का कहना है कि इस बार जो है बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी और फिर से जो योगी जी हैं मुख्यमंत्री बनेंगे। तो हमने यहाँ पर लोगों की राय जाना क्या चल रहा है। कृष्ण कृपा एपी गंगा, गोंडा।